आरफील पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ जो शायर जुड़े हैं, शायर कहें इन्हें, पत्रकार कहें, लेखक कहें, गीतकार कहें या कुछ भी कहें, आप बहुत सारे इनके तारुफ हैं। ये तारुफ के मोहताज नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। जनाब रहमान मुसव्विर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया कफील। जी, और आपके बारे में बताना चाहूंगा, ये दूरदर्शन, आकाशवाणी, डीडी उर्दू, ईटीवी उर्दू और तमाम तरह से ऐसे अ, चैनलों से इन्होंने खुद से वास्ता रखा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको मैं बता नहीं सकता कि आपने कहाँ कहाँ तक बल्कि भारत का और हर जगह नाम रोशन किया है। तो शुरुआत मैं इनके ही शेर से करना चाहूंगा कि जो सिर्फ मुझे लगता है हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में मशहूर है कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजड़े में रहती है। बहुत ये खूबसूरत शेर रहमान मुसव्विर साहब का। सर, ये शेर एक बार मैं आपके जरिए जरूर सुनना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि कब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि ऐसा शेर लिखना चाहिए। खूबसूरत तारुफ के लिए शुक्रिया। और उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। वाह, क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया कि आपने इस शेर से तारुफ मेरा कराया और आपको ये शेर याद है। जैसे देखिए, ज़िंदगी में किसी शायर के अगर उसका एक शेर मकबूल हो जाए और लोग उसको कहीं कोट करने लगे, किसी अपने प्रोग्राम में, किसी अपनी तकरीर में, कहीं निज़ामत में या किसी भी हवाले से, तो शायर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ज़िंदगी में अगर उसका एक शेर भी रह गया जी तो समझ लीजिए कि उसकी शायरी कामयाब हो गई। वरना शेर ज़िंदगी भर कहते रहते हैं और कोई ऐसा एक शेर नहीं निकलता है जो लोगों के ज़बान पर आ जाए। तो ये मेरे लिए बड़ा अल्लाह का करम है और तमाम दोस्तों की और चाहने वालों की मोहब्बत है जी कि इस शेर ने अपनी एक जगह बनाई है। जहाँ तक सवाल ये कि ये शेर कैसे कहा गया, जी देखिए कफील साहब, किसी भी शेर के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे कहा जाता है। और हम कभी भी यानी शायर कभी भी सामने रखकर कोई मजमून उस पर शेर नहीं कहता कि जी ये मुझे कहना है और ऐसा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लड़कियों के, बेटियों के हवाले से ये ऐसा शेर कह दूंगा और लोग इसको पसंद करेंगे और वो कहीं जाके, हालांकि इस शेर के बाद कई नौजवान दोस्तों ने कोशिश की इधर उधर घुमा करके, बेटी, पिंजरा, पर वगैरह वगैरह करके, लेकिन वो बात पैदा हुई नहीं। जी तो ये अपने आप में ये शेर हुआ। तो क्या होता है कि ये आप दरअसल जैसा सोचते हैं, आपका जैसा मुशाहिदा होता है ज़िंदगी को, दुनिया को, आप जिस नज़रिए से देखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा आपकी शायरी में किसी न किसी वक्त वो उभर कर आपके सामने आ जाता है। जब हम शेर कहते हैं तो जो शेर यानी जो गज़ल की जो ज़मीन होती है, वो ज़मीन अपने मज़मून तलाश करती है और वो उसी समंदर से तलाश करती है जो समंदर आपके भीतर है, जो आपके अंदर है। जी वो तजुर्बात का समंदर है, वो मुशाहिदात का समंदर है जो आप सब देखते हैं इधर उधर, आपके मुताले का समंदर है कि आपने स्टडी क्या की हुई है। तो वो तमाम चीज़ें यकजा रहती हैं और वो अंदर ही अंदर पकती रहती हैं, आपको भी नहीं पता होता, वो आपके तहत शऊर में रहती हैं, अंदर कहीं रहती हैं। और जब उनको एक माकूल वक्त मिलता है, वो बहर मिल जाती है, वो ज़मीन मिल जाती है और वो शेर आपके सामने आ जाता है। ऐसा ही इस शेर के साथ हुआ कि मैं गज़ल कह रहा था और इत्तफाक से कहते कहते रदीफ़ के साथ पिंजरे का आया, पिंजरे में रहती है, और ये शेर एकदम शेर हो गया। इसे सोचने की बात नहीं रही,
कभी कभी हम क्राफ्ट पर बड़ा ध्यान देते हैं, शेर को काटते रहते हैं, छांटते रहते हैं, नहीं ये और इस शेर का कमाल ये हुआ कि ये आया इस पे एक मिसरा और दूसरा मिसरा और ये शेर हो गया। जी, और वाकई सर ये इस वजह से भी, क्योंकि अब मैं खुद मीडिया से हूँ और हम एक प्रोग्राम बना रहे थे महिला सुरक्षा पर। तो जब महिला सुरक्षा पर हमने शुरू किया तो हमें लगा कि इससे बेहतर कोई शेर हो ही नहीं सकता है। हमने अपना प्रोग्राम की शुरुआत ही इस शेर से की। तो उसके बाद हमने, हमारे एंकर को ने भी सुना और जो वॉइस ओवर दे रहा था उन्होंने भी पूछा भाई ये किसने लिखा है, तो बताया आपका नाम, तो वो काफी सराहा गया आपका शेर। जी बस मोहब्बत आपकी, शुक्रिया। जी। और जी सर, एक आपका और शेर है, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, लहजे को मैंने अपने उर्दू बना लिया है। लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है। किया हुआ है जी, माफ कीजिएगा, उर्दू किया हुआ है। तो सर मेरा अगला सवाल आपके इसी शेर से है कि चूंकि हम नौजवान शायरों की बात कर रहे हैं जो लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं और लिखना जो चाह रहे हैं, जो आपको अभी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, तो एक शायर के लिए, लेखक के लिए भाषा की शुद्धि कितनी जरूरी है? देखिए, भाषा की शुद्धि ना कहें बल्कि ये कहें कि जबान को जानना कितना जरूरी है, भाषा को जानना कितना जरूरी है। जी तो सारा खेल शायरी में जबान का ही है, भाषा का ही है। जी आप अपने जज्बात को, अपने ख्यालात को, अपने एहसासात को जो कुछ बयान करना चाहते हैं, उसका सहारा भाषा बनती है, जी लफ्ज बनते हैं। तो जी आपके पास जितनी समृद्ध भाषा होगी, जितनी अच्छी जबान होगी, जी उतना अच्छा आप शेर कह पाएंगे। जी जहाँ तक उस शेर के बारे में जो उसका ताल्लुक है, जो आपने पढ़ा है, जी हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, उर्दू मैंने लहजे को मैंने अपने उर्दू उर्दू किया। किया हुआ है जी। देखिए, उर्दू पर बहुत सारे लोगों ने शेर कहे हैं, ये मैंने अपने ढंग से ये बात कही है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, मतलब मैं प्रोफेशन से हिंदी का प्रोफेसर। जी उर्दू मेरी मादरी जबान समझ लीजिए, जी मेरे घर में जो बोली जाने वाली जबान थी, जो बचपन से। और मैंने ख़ास तौर से जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ मैंने उर्दू उर्दू ज़ाहिर है कि पढ़ाई जाती थी एलिमेंट्री, उसके बाद मैंने साइंस पढ़ी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, जी लेकिन मैंने उसी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ी। जी उर्दू का एग्ज़ाम भी मैंने अलग से दिया। जी और फिर बाद में ऐसे हालात हुए कि मैं हिंदी साहित्य की तरफ आ गया, जी क्योंकि उसमें मेरा ज़ौक़ था, मेरी रुचि थी कि मैं हिंदी साहित्य, यानी मैं साहित्य में जाऊं, तो मैं हिंदी साहित्य की तरफ आ जी। गया। मेरा तो अगला फिर सवाल भी हिंदी जी हिंदी मेरा ओढ़ना बिछोना हो गया, जी उर्दू मेरे साथ थी। तो मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि मैं कब हिंदी का हूँ और कब मैं उर्दू का हूँ, जी। क्योंकि दोनों जबान एक। मेरा सवाल अगला भी उसी पे आएगा, लेकिन मैं उससे पहले सुनना चाहूंगा आपसे कि कुछ शेर जो हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आपसे सुने। अच्छा, अगर अगर पहले हम गुफ्तगू कर लेते, फिर बाद में कुछ शेर पढ़ लेते, वरना जी जो एक ऐसे ही कर लेते हैं। जी कंटिन्यूटी बिल्कुल। जी तसलसल जो बिल्कुल। बातों का है वो टूट जाता है अचानक शेर के साथ। जी, तो तो मेरा अगला सवाल सर यही था, चूंकि हिंदी की बात हो रही है, बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि हिंदी और उर्दू दोनों परफेक्ट हो। जैसे कि आपका एक और शेर है कि मैं धूप नहीं, छाँव नहीं, एहसास तेरे अंतर मन का, मैं कदम कदम का साथी हूँ, मैं छलिया नहीं जो छल जाऊं। तो इसमें आपकी एकदम बेहतरीन हिंदी नजर आ रही है, ऊपर आप उर्दू के शेर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये हमारे दर्शकों को ये भी देखना चाहिए कि आप हिंदी की भी आपकी कितनी बेहतर है, उर्दू भी बेहतर है। तो जी। इसके बारे में भी जानना, जैसा भी अभी जी। बातचीत चल रही थी। हाँ कफील साहब, देखिए मैंने कहा कि मुझे दोनों जबानों से बेइंतहा मोहब्बत है। जी सर। मैं हिंदी भी उतने ही शौक से, और हिंदी तो मेरा प्रोफेशन, अच्छा इसलिए नहीं है कि वो मेरा प्रोफेशन है, इसलिए मुझे हिंदी से प्यार था, इसलिए मैं उस प्रोफेशन में आया कि मैंने जी एमए किया, फिर मैंने इधर ही कदम बढ़ाया कि मुझे इसी में जाना है। और जी उर्दू जो है, जाहिर है कि उससे तो मोहब्बत थी ही।
और शुरू में जब मैंने शायरी शुरू की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं उर्दू में कर रहा हूँ कि मैं हिंदी में कर रहा हूँ। वो ज़माना तालिब इल्मी का ज़माना था, और सच पूछें तो पहली बार मैंने शायरी की थी मैं जब 8वीं कक्षा में था। तब जी मैंने एक छोटा सा गीत लिखा था, विदाइया गीत, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और उसमें भी जो ज़बान थी वो उर्दू हिंदी मिक्स थी, जो जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं वो थी। तो ये दोनों ज़बानें मेरे साथ पैरेलल चली हैं। बाद में आकर के मैंने थोड़ी सी एहतियात की कि मैंने गीत विधा को हिंदी में रखा है और गज़ल को उर्दू में। हालांकि मेरे उस गीत में उर्दू भी आ जाती है, और जब मैं यहाँ हिंदी जब मैं उर्दू गज़ल कहता हूँ तो बेशुमार लफ्ज़ लोग तो कहते ही हैं कि आपकी पहचान ये है कि आपके यहाँ उर्दू और हिंदी का जो इम्तिजाज मिलता है, उन दोनों जी का जो बिल्कुल है बिल्कुल। कि वो है। और वो ये मालूम नहीं होता है कि लोग कहते हैं, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोगों ने जो कहा उनके जुमले हैं, कि ये महसूस नहीं होता है कि ये कोई हिंदी का लफ्ज आपने पैबंद की तरह लगा दिया है अलग से। वो अपने जी आप आ रहा होता है, अपने अपने तरह से आ रहा होता है कि न दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी। ये मेरा एक जी मतला है शेर गजल जी का। न जी। दर्द था न कर्ब था न प्यास बेमिसाल थी, तेरे बगैर जिंदगी की कल्पना मुहाल थी। वाह सर, क्या बात है। अब यहाँ ये शब्द कल्पना खुद आ गया है, मैंने इसको कोई बहुत ही शऊरी तौर से नहीं लाया हूँ कि यहाँ आना चाहिए। तो इस तरह जी तमाम तरह के इस तरह आ जाते हैं। तो जहाँ तक ये ज़बान की बात है, तो किसी भी शायर को ज़बान पर उबूर बहुत ज़रूरी है, उस पर महारत होनी चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा ज़बानों पर है तो जाहिर है कि उसकी शायरी में और तरह का निखार आएगा। जी बिल्कुल। और यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती भी है कि हिंदी और उर्दू दोनों आपस में घुली मिली है, आप उसे कभी भी अलग बेशक नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। जी सर, एक और सवाल मेरा कि चूंकि मेरा सवाल ये थोड़ा, चूंकि मैं पत्रकार हूं तो इस तरफ भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, कि आपने एक शेर कहा, जो काम तुमको दिया गया था वो काम अब तक नहीं हुआ क्या। मुसाहिबों की तरफ से आया जवाब, सरकार हो रहा है। तो एक शायर को, एक लेखक को समाज का आईना भी बनते रहना चाहिए। अगर जो कुरीतियां है समाज में या सरकार की तरफ से जो अगर कोई कमी रह गई है तो उसे उठाते रहना चाहिए। हाँ देखिए, इसमें ना कई कई थॉट हैं लोगों के। जी दो खास तौर से माने जाते हैं कि देखिए, एक एक थॉट ये कहता है कि शायरी जो है वो तो जो आदमी है उसके अंदरून की बात करने की चीज़ है, और सियासत और ये और हालात और समाजियात ये काम शायरी का नहीं है। जी हैं? जबकि दूसरा स्कूल ये कहता है कि शायरी जो है वो यानी शायर जिस समाज में रहता है उससे अछूता कैसे रह सकता है। उस समाज में जो बुराइयां हैं, उस समाज में जो अच्छाइयां हैं, उस समाज में जो बंधन है, उस समाज में जो रूढ़ियां हैं, उस समाज की जो भूख है, जो लाचारी है, वो सबको वो झेलता है। और अगर उसकी शायरी में वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो ईमानदार नहीं है। जी मैं इस दूसरे थॉट का मानने वाला हूँ। चाहे जी कुछ लोग ये कहें कि इनकी शायरी तो ऐसी ही शायरी है और ये वो वाली शायरी नहीं है जो आजकल बदन की, सहरा की शायरी हो रही है, और मिलन की शायरी है, और सिर्फ श्रृंगार ही जिसमें है। तो शायरी का काम सिर्फ ये नहीं है ना। फैज़ बड़ा शायर है जो कि जी। अपने अपने ज़माने की बात करता है, प्रोग्रेसिव थॉट्स जिनके यहाँ मिलते हैं, मजरू हैं, तमाम तरह के लोग हैं, कैफी मैं आज़मी सामने है। मोहब्बत से शुरुआत की, उसके बाद फिर उन्होंने क्रांतिकारी जी हाँ, जी जी हाँ, जी हाँ। तो ज़ाहिर है कि शायर को उसमें बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन ये है कि वो उन बातों को करते हुए नारेबाज़ी ना हो, शायरी हो। उस जी शायरी के ज़रिए से खूबसूरती से कहे। और कोई भी आदमी देखिए, मैं क्या, बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि साहब हम पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हैं? जी नहीं साहब, हम तो गैर सियासी आदमी हैं। जी जी। दरअसल दुनिया में कोई आदमी गैर सियासी नहीं है। बहुत हम खूबसूरत बात की सब आपने। बिल्कुल। हम सब सियासत से जुड़े हैं।
हमारे घर में सियासत होती है, हमारे बाहर सियासत होती है, हमारे वर्क प्लेस पर सियासत होती है जहां हम काम कर रहे होते हैं, और देश और दुनिया की सियासत तो अलग चीज है। यानी आपका स्टैंड होता है कहीं ना कहीं, जी आप एक विचारधारा के साथ खड़े होते हैं। तो जी जैसे ही आप एक विचारधारा के साथ खड़े हुए, आप राजनीतिक हो गए। जी। जब समाज में आप बात कर रहे हैं तो समाज, यानी जब समाज की बात कर रहे हैं तो राजनीति अपने आप आ जाएगी उसमें। जी वाकई। तो शायर का ये भी काम है कि वो दरवाजा खटखटाता रहे। जी सर प्रेमचंद ने कहा था कि जी जो जो अदब है वो राजनीति के आगे मतलब मशाल की तरह है, मशाल लेकर चलना, जी पीछे नहीं। तो यानी तो राजनीति को तो रास्ता दिखाने वाली चीज है अदब। अब अगर अदीबों ने ही मुंह मोड़ लिया, जी। अदीब वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये वो जाने कि क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदीब को ये काम भी साथ साथ करना चाहिए। लेकिन वो जरा उसके करने का ढंग अलग होता है, क्योंकि शायरी जो है वो संकेतों में बात करती है, इशारों में बात करती है, वो सीधे सीधे नहीं कहती है। जो काम तुमको, जो शेर पढ़ा आपने, जो काम तुमको दिया गया था वो काम अब तक नहीं हुआ का, मुसाहिबों की तरफ से आया जवाब सरकार हो रहा है। अब ये है। पूरा का पूरा मंजर जो है, बिना कुछ कहे शायर कुछ भी नहीं कह रहा, शायर किसी का नाम नहीं ले रहा है, जी बिल्कुल। शायर किसी किसी घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। उसने एक बात कही है, उसने एक तस्वीर बनाई है, उसने एक इमेज क्रिएट की है, और आप समझने वाले हैं तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, इस बिल्कुल तरह सर। शायरी में, दरअसल शायरी में जो हस्तक्षेप किया जाता है शायरी के द्वारा, वो ऐसे किया जाता है। और सर एक शायर की बड़ी बात ही यही है कि चाहे वो कोई भी जमाना हो, कितने भी दिन बाद पढ़ी जाए शेर और उसको लगे कि वो आज के जमाने में ही लिखी गई है। जैसे हबीब जालिब साहब ने लिखा कि बंदे को मैं खुदा नहीं क्या मानता। लिखना। जी, तो वो हर जमाने में है। तो ऐसे ही आप ये जब भी आप पढ़ें आपको लगेगा कि ये इसी जमाने के लिए लिखी गई है। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको बहुत कुछ सीख रहे हैं कि किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से रंग और ढंग होना चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही है। अब मैं सर मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, हमारे दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका लिखा हुआ कुछ सुना जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। अम, कुछ मैं अलग अलग जगहों से कुछ अशार सुना देता हूँ, कुछ तो आपके सुने हुए होंगे भी। कि जिंदगी का सफर सफर ही नहीं, जी जिंदगी का सफर सफर ही नहीं, दश्ते जां से अगर गुजर ही नहीं, वाह। दश्ते और जहां से अगर दश्ते जां से अगर गुजर ही नहीं, नाव कागज की चल भी सकती है, नाव कागज की चल भी सकती है, अब के बच्चों में वो हुनर ही नहीं। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। बहुत नाव खूबसूरत। कागज की चल भी सकती है, अब के बच्चों में वो हुनर ही नहीं। और सुनिए कि शेर यूं कहा है कि जी इरशाद। अजब एक मसला पेश आ गया था, अजब एक मसला पेश आ गया था। अजब एक मसला पेश आ गया था, मैं अपने आप से टकरा गया था, वाह क्या बात है। मैं अपने आप से टकरा गया था, वो आंखें बंद थी अंदर से शायद, वो आंखें बंद थी अंदर से शायद, मैं उल्टे पांव वापस आ गया था, हाँ हाँ क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मैं वो उल्टे पांव आंखें वापस आ बंद गया था। थी अंदर से शायद, मैं उल्टे पांव वापस आ गया था, तुझे छूने की गुस्ताखी पे नादिम, तुझे छूने की गुस्ताखी पे नादिम, मैं अपनी उंगलियां तक खा गया था, हाँ हाँ क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मैं बहुत। अपनी उंगलियां तक खा गया था। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, हमारे गम का चर्चा हो रहा है। अजब जश्न तमन्ना हो रहा है, वाह। हमारे गम का चर्चा हो रहा है, अजब जश्न तमन्ना हो रहा है, मैं बाहर से उचक कर देखता हूँ, मैं बाहर से उचक कर देखता हूँ,
मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। तमाशा हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सर, बहुत बढ़िया। मेरे अंदर तमाशा हो रहा है। बदन में चुभ रही है तेज बारिश। बदन में चुभ रही है तेज बारिश। बदन में चुभ रही है तेज बारिश। नदी का जख्म गहरा हो रहा है। वाह सर, क्या बात है। नदी का जख्म गहरा हो रहा है। नए की फिक्र में हम घुल रहे हैं। नए की फिक्र में हम घुल नए रहे हैं। की फिक्र में हम घुल रहे हैं। नया हर पल पुराना हो रहा है। वाह सर वाह, नया हर पल पुराना हो रहा है। नए की फिक्र में हम घुल रहे हैं। नया हर पल पुराना हो रहा है। खुदाई चल रही है दिल जमी की। खुदाई चल रही है दिल जमी की। पुराना शहर जिंदा हो रहा है। वाह सर, क्या बात है। सर इसको दोबारा सुनना चाहेंगे, बहुत बढ़िया। कि खुदाई चल रही है दिल जमी की। खुदाई चल रही है दिल जमी की। पुराना शहर जिंदा हो रहा है। पुराना शहर जिंदा हो रहा है, क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। पुराना शहर जिंदा हो रहा है। और अ, ये देखिए कि पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। हाँ हाँ, क्या बात है। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो। उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो। तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। उन पे जाहिर था मेरा इश्क़ हुसैनी तभी तो। तपते सहरा में मुझे धोखे से लाया गया था। अब यहाँ फिर सियासत है कि एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरब। एक बहरे को सुनाया गया। एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरब। एक अंधे को इशारे से बुलाया गया था। हाँ, क्या बात है। एक बहरे को सुनाया गया फरमाने तरब। एक अंधे को इशारे से बुलाया गया था। उस हथेली पे उगाए गए जख्मों के गुलाब। उस हथेली पर उगाए गए जख्मों के गुलाब। जिस हथेली पर नया ख्वाब सजाया गया था। सजाया गया था, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत जिस खूबसूरत। हथेली पर नया ख्वाब सजाया गया था। पहले सूरज किया करता था जमी की गर्दिश। पहले सूरज किया करता था जमी की पहले गर्द। सूरज किया करता था जमी की गर्दिश। फिर जमी को भी उसी तरह घुमाया गया था। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। पहले सूरज किया करता था जमी की गर्दिश। फिर जमी को भी उसी तरह घुमाया गया था। आखिरी शेर के देखने वाला था मंजर वो खुली आंखों से। देखने वाला था मंजर वो खुली आंखों से। देखने वाला था मंजर वो खुली आंखों से। जब मैं जंजीर बकफ शहर में लाया गया था। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। जब मैं जंजीर बकफ शहर में लाया गया था। पिछली शब ख्वाब मोहब्बत का दिखाया गया था। सुबह में पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। बहुत खूबसूरत जी। सर, बहुत मैं खूबसूरत सर। मैं आप पढ़ रहे थे और घड़ी इतनी तेज भाग रही है कि अब उस पे, और मैं, मेरा दिल कर रहा था बस आप पढ़ते जाएं, मैं इधर बैठ के सुनूं, लेकिन चूंकि वक्त का भी तकाजा रहता है, जी तो जी। आखिर में सर एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जो नौजवान शायर, या खासकर मैं नौजवानों की ही बात करूंगा जिन्होंने लिखना शुरू किया है, जो लिखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं। देखिए भाई, ऐसा है कि नए लिखने वालों में बहुत एनर्जी है।
जी उनके पास नए तजुर्बात हैं, क्योंकि वो नए ज़माने में सांस ले रहे हैं। जी उनके सामने अलग तरह की दुनिया खुली हुई है, तो तजुर्बात भी उनके अलग तरह के हैं। तो वो बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट शायरी में कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, एक बड़ी एक तादाद आई है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा एक आध का, कि जी वरना नाराज़ हो जाएंगे दूसरे। बहुत लोग हैं जो आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे शेर कह रहे हैं। बस कुछ लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो वो जल्दबाजी ना करें। एक जी तो मुशायरे की जल्दबाजी में वो शायरी के साथ समझौता कर रहे हैं। असल में शायरी पर ध्यान दें। 2-4 अच्छी ग़ज़लें हो जाने का मतलब शायर हो जाना नहीं है। इसमें उम्र गुज़र जाती है कोई एक शेर कहने के लिए। बड़े-बड़े लोग कहते हैं कि साहब हम ज़िंदगी हो गई और अभी हमने वो शेर नहीं कहा कि जो शायद कहा जाना चाहिए था, हमारी पहचान बनता। तो जल्दबाजी से बचें। दूसरे जी वो जो ग्रुप बंदी है, गुट बंदी है, उससे बचें। तमाम तरह के लोगों के साथ उठे बैठें, तमाम तरह के लोगों को पसंद करें, पढ़ें। ये नहीं कि हम 7 लोग हैं तो बस हमारी एक दुनिया है, तो उनकी शायरी भी फिर उसी दुनिया तक महदूद रह जाएगी। बड़े तजुर्बे वो शायरी में कर नहीं पाएंगे। और लगातार पढ़ते रहें। जी पढ़ते रहें और अपने आप को ये ना समझें कि हम मुकम्मल हो गए हैं, क्योंकि आज से 10 साल बाद जब वो आज की शायरी जिस पर उन्हें बेहद दाद मिल रही है और वो ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा शेर कह दिया, 10 साल बाद उनको खुद को ये एहसास होगा कि वो बहुत ख़राब शेर मैंने कहा था। जी अगर आप में सीखने की ललक है, क्योंकि हर वक्त आदमी जो है वो इर्तिका की सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है, विकास की सीढ़ियाँ लगातार चढ़ता है। अगर वो नहीं चढ़ रहा है तो समझ लीजिए वो ख़त्म है, मुकम्मल कभी नहीं होता आदमी। तो हमेशा लिखने से ज़्यादा है पढ़ते रहें, दूसरों को सुनते रहें। और पढ़ने में शायरी नहीं है, तमाम तरह का लिटरेचर पढ़ें। जो भी लिटरेचर जिस भी ज़बान का हो, उससे उनमें लफ्ज़ का एक ज़ख़ीरा होगा, साथ-साथ उनके अंदर एक मवाद होगा, उनके अंदर तजुर्बात होंगे, दूसरों के तजुर्बात भी उनके अपने बनेंगे और जब वो शेर कहेंगे तो उसमें अलग ही निखार होगा। बस यही मेरा अपने छोटे भाइयों से और दोस्तों से कहना है कि लगातार लगे रहें और अपने आप को मुकम्मल ना समझें, दूसरों को ख़राब ना समझें कि मैं बहुत अच्छा शेर कहता हूँ, दूसरे बहुत ख़राब शेर और वो तो शायरी नहीं है। और अपने सीनियर की इज़्ज़त करें। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया और उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उन्हें ये काफ़ी समझ आएगा और वो इस राह पे चलेंगे तो आगे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर और अंत में जाते-जाते किसी एक शेर से आप जिससे ख़त्म करना चाहें? अच्छा, तो वो जो आपने शेर पढ़ा था कि अ, मुसाहिबों ने, तो मैं उसकी ग़ज़ल के 2 शेर पढ़ देता हूँ जी, कि उम, उखड़ती साँसों के वास्ते एक मकान तैयार हो रहा है। उखड़ती साँसों के वास्ते एक मकान तैयार हो रहा है, मगर हमारे बदन का मलबा यहीं पर बेकार हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मगर हमारे बदन का मलबा यहीं पर बेकार हो रहा है और त अना के खंजर लिए खड़े हैं तमाम जज़्बात पहली सफ़ में। अना के अना खंजर लिए। के लिए खड़े हैं तमाम जज़्बात पहली सफ़ में, मोहब्बतों के मुकाबले में महाज़ तैयार हो रहा है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। मोहब्बतों के मुकाबले में महाज़ तैयार हो रहा है, जो काम तुमको दिया गया था वो काम अब तक नहीं हुआ क्या? मुसाहिबों की तरफ से आया जवाब, सरकार हो रहा है। है। जी, बहुत बहुत खूबसूरत सर और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आरफील की ओर से कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और बहुत प्यारी-प्यारी बातें बताई, बहुत चीज़ें आपने समझाई हम जैसे छोटों के लिए ताकि हम आगे वो चीज़ अमल में ला सकें और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर दिल से कि आपने आरफील को सर समय दिया। शुक्रिया।